सबको बहुत बहुत नमस्कार। हमारा जो चल रहा था एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर्सन का जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने डी ब्लॉक स्टार्ट कर रखा था और डी ब्लॉक में हमने 40 तक क्वेश्चन के लिए पिछले वीडियो में। अब देखो इस वीडियो में हम आगे 41 से स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चन है, 12th के लिए हैं, नीट वाले बच्चों के लिए हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी काम आएगा ये, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। मेनली है 12th क्लास के लिए बच्चे जो 12th की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। अब देखो इसमें अपना अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 41 से, और 41 से देखो पहला प्रश्न क्या है कि Cr+3 आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये था कि म्यू बराबर क्या रखते हो, अंडर रूट रख के n+2, और n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं हम। अब Cr+3 है क्रोमियम। अब क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो यूं लिखते हो आप, आर्गन 18 तक हो गया, उसके बाद 3d और उसके बाद 4s, 18 और 2 20, और क्रोमियम है तो इसका ऑफ सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा और डी में 5 आ जाएंगे, एस से 1 डी में आ गया, तो 3d5 4s1 होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या लिखा है कि Cr+3 है, तो Cr+3 का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, और 3 निकालोगे ना तो एक ये निकल जाए, 2 यहाँ से निकालते, 3d कितने हो गए 3 हो गए, 3d3। इसका मतलब डी में 3 है और डी में 3 है, 3 कैसे भरोगे यूं 1 2 3 4 5, 5 कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे सिंगल, तो कितने सिंगल हो गए, तो n का मान यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 3 आ गई। n यहाँ पर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की नंबर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। अब यहाँ रखोगे 3 मान ना, तो म्यू बराबर रूट और n का मान 3 और 3 + 2 5, 5 3 15, तो रूट 15 का मान, और रूट 15 का मान बताया था मैंने, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो ना तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या 3 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ 3 पॉइंट कुछ के लिए मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था 3.83 बोर मैग्नेटॉन बीएम, इसकी इकाई होती है चुंबकीय आघूर्ण की, बीएम लिखते हैं। 3.83 यानी लगभग ये 3.87 बीएम। ये क्या है Cr+3 का क्या चुंबकीय आघूर्ण का मान हमारे पास क्या है, ये आ गया। ये इसी प्रकार से किसी का भी आ जाए ना तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल के और ये लगाना है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला निकाल के लगा के आपको इसका उत्तर निकालना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में से लेंथेनोइड तत्व कौन सा है, इसमें से लेंथेनोइड कौन सा है, तो लेंथेनोइड याद करने का तरीका बताया था मैंने, देखो यूं इस तरह से कि सिर पर नंद पद्मनी शर्माओ यू गाइड तब दी हो अरे तामी अब लूं, इस तरह से। अब देख लो इसमें यहाँ पर लेंथेनोइड तत्व कौन सा है, अब टाइटेनियम इसमें नहीं आया, टाइटेनियम ये लेंथेनोइड नहीं है। जीडी है ना, जीडी ये रहा जीडी, तो जीडी क्या है लेंथेनोइड है, ये लेंथेनोइड है। नेपचुलियम एनपी है, ये क्या है नेपचुलियम एनपी, ये एक्टिनोइड है, यहाँ देखो नहीं है एनपी वाला। और बिस्मिथ ये भी नहीं है, पी ब्लॉक का है। तो हमारे पास लेंथेनोइड कौन सा हो गया, ये लेंथेनोइड है। इनमें से कौन सा है गेडोलिनियम यानी जीडी, ये क्या है हमारे पास लेंथेनोइड आ गया। तो हमारे पास लेंथेनोइड का फॉर्मूला या इसका संकेत क्या है जीडी आ गया हमारे पास। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में संक्रमण तत्व है। अब तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, उन डी ब्लॉक एलिमेंट में इनका नाम एक ट्रांजिशन एलिमेंट यानी इसको संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कारण क्या है, कारण क्या है कि वे तत्व जिनमें डी कक्षक पूरा भरा नहीं हो उनको बोलते हैं ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व, और जिनमें D10 हो जाए ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। और मैंने कहा था आपको जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन सब में तीनों में इनकी ऑक्सीजन अवस्था निकालने के बाद भी 3D10 रहता है यानी ND10। जिंक में 3D10, यहाँ 3D10 और यहाँ 4D10 और यहाँ इसमें रहता है 5D10, इस तरह से डी में 10 रहता है। तो ये जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी ये तीनों क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। क्यों, क्योंकि इनमें डी कक्षक क्या है इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है। किसमें पूरा भरा हुआ नहीं है, मैंगनीज परमाणु क्रमांक 25 वाला, तो इसका 3d5 4s2 होता है। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2, 3d5 4s2 होता है किसका, मैंगनीज का। तो इसमें डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं है, तो ये क्या है ट्रांजिशन यानी संक्रमण
तत्व कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में से एक्टिनोइड श्रेणी का तत्व नहीं है। अब इसमें कौन सा एक्टिनोइड नहीं है? अब देखो एक्टिनोइड याद करने का तरीका बताया था मैंने इस तरह से, देखो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कफ इश्क फरमाओ मैडम नोलर, मैडम का नाम नोलर। ये है एक्टिनोइड है, ये सारे क्या है 14 एलिमेंट क्या है, ये एक्टिनोइड है ये। अब देखो इनमें एक्टिनोइड कौन सा नहीं है, यू है 0, यूरेनियम, इसका मतलब यहां दे रखा है यू, यूरेनियम, ये एक्टिनोइड है, ये एक्टिनोइड है। इसके बाद एम अमरेंसियम, ये भी एक्टिनोइड है, दे रखा है। इसके बाद एनपी नेपचुलियम, एनपी, और एनपी यहाँ देखो ये रहा एनपी, ये भी क्या है एक्टिनोइड है। कौन सा नहीं है, पीएम प्रोमिथियम, ये क्या है लेंथेनोइड है, ये क्या है ये लेंथेनोइड है, देखो इस तरह से देख लो, चाहे आप देखना चाहें तो ये लेंथेनोइड पीएम, ये पीएम, ये क्या है लेंथेनोइड है। इसका मतलब ये एक्टिनोइड नहीं, ये क्या है लेंथेनोइड एलिमेंट है ये। तो हमें क्या पूछा है, एक्टिनोइड श्रेणी का कौन सा नहीं है, तो कौन सा करोगे आप, इसमें पीएम जो है ये क्या है लेंथेनोइड है, ये एक्टिनोइड नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा पीएम, ये एक्टिनोइड नहीं है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, कांसा मिश्र धातु बनी होती, पिछली में क्लास में कहा था मैंने, कांसा पित्तल और गन मेटल, तीन तो याद कर लो आप। कॉपर सब में रहता है, अगर कॉपर के साथ जिंक मिला दें पित्तल बन जाता है, और कॉपर के साथ अगर टिन मिला दें तो कांसा बन जाएगा, और तीनों मिला दें, इन तीनों को मिला दें कॉपर जिंक टिन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गन मेटल, ये गन मेटल है। तो हमें क्या पूछा है, कांसा मिश्र धातु किसकी है, कॉपर और टिन की है, किसकी है कॉपर और टिन की क्या मिश्र धातु है, कौन सी कांसा, यानी ब्रोंज, क्या है ये ब्रोंज, यानी कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टिन की। इसके बाद देखो अपना अगला, परमाणु क्रमांक 92 वाले तत्व का संकेत है। अब परमाणु क्रमांक 92 किसका होता है, यूरेनियम का, किसका होता है याद कर लो, किसका है यूरेनियम का, किसका ये यूरेनियम का होता है 92। इसके बाद वाले सभी एलिमेंट परा यूरेनिक तत्व कहलाते, पिछली वाली क्लास में हमने इसमें डिस्कस किया था। इसके बाद देखो अपना अगला, निम्न में से संक्रमण तत्वों का गुण नहीं है। अब देखो संक्रमण तत्व जो होते हैं ना, या डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी मेन प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, देखो एक तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, परमाणु आकार इनका लगभग क्या रहता है समान रहता है, अंतराकाश यौगिक बनाते हैं, उत्प्रेरकी के गुण रखते हैं, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रहती है, ये मेन इसके गुण है कुछ। इन गुणों में कौन सा नहीं है, अब देखो रंग है, रंग इनके अंदर होता है, सही है, इसका गुण है। अनुचुंबकीय अधिकांश तत्व जो कि अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। निश्चित संयोजकता, ये गलत है, संयोजकता इनकी निश्चित नहीं होती, मतलब इनका ऑक्सीजन अवस्था का मान बदलता रहता है, इसलिए उत्तर कौन सा हो गया निश्चित संयोजकता, ये इसका गुण नहीं है, किसका संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक का ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन थर्ड हो गया। इसके बाद देखो अपना अगला, मुद्रा धातु, सिक्का धातु बोलते हैं ना, जिसके अंदर मेन है ना कॉपर चांदी और सोना, इन तीन को बोलते हैं मुद्रा धातु। अब देखो इनमें कौन सा है, कॉपर दे रखा है, तो कॉपर क्या है, इसको बोलते हैं मुद्रा धातु या सिक्का धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्का बनाने में या पुराने समय में क्या मुद्रा, यानी सोने के सिक्के बनते, तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, चांदी के सिक्के बनाए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं मुद्रा धातु, या इसको बोलते हैं सिक्के वाली धातु भी कहते हैं। तो यानी कॉपर यहाँ पर अपना सही उत्तर हो गया। इसके बाद देखो 3D10 4s0 क्या है, 3D10 4s0 विन्यास किसका है, अब पता है आपको किसका होता है 3D10 4s0, देखो यूं 3D10 और अगर 4s2 होता ना इस तरह से, किसका होता है ये जिंक का है। अब क्या है, जीरो कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 निकालते यहाँ क्या आ जाएगा +2 आ जाए, 2 हटा देंगे हट के, 3D10 4s क्या आ गया 0 आ गया। तो 3D10 4s0 किसका है, जिंक +2 का, किसका होता है जिंक +2 का होता है, जिंक +2 का। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, Zn+2 का क्या है 3D10 4s0 विन्यास है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है, किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, टाइटेनियम है,
परमाणु क्रमांक शक्ति 22 के लिए ऐसे 3d2 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंगनीज है 25 3d5 4s2, इसमें Fe का 3d6 4s2 26 है इसका, और निकल का 28 3d8 4s2 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता किसके लिए होगी? मैंगनीज के लिए। इसमें 3d5 विन्यास भी है, 4s2 भी है। तो पहला इलेक्ट्रॉन अधिक निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किस में होती है? मैंगनीज में होती है। तो मैंगनीज का क्या है? प्रथम आयनन विभव का मान क्या है? अधिकतम है इन तीनों की तुलना में, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला, निम्नलिखित में से गुण सामान्यतः डी ब्लॉक तत्वों में नहीं पाया जाता है। अब देखो वापस वही, तो गुण, आप तो गुण पॉइंट तो याद कर ही लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट के कौन कौन से गुण होते हैं। मिश्र धातु बनाते हैं, सही है। रंगीन यौगिक बनाते हैं, सही है। अंतराकाश यौगिक बनाते हैं, सही है। और धातुएं जो है ना, ये अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती है, गलत है। डी ब्लॉक की धातुएं इतनी क्रियाशील नहीं होती कि अम्लों के साथ H2 गैस का निष्कासन करें। ये केवल S ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादा करते हैं। S ब्लॉक में गुण होता है, ये डी ब्लॉक में नहीं पाया जाता है। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है H2 गैस का विस्थापन करना, ये इनका गुण नहीं होता। इसका मतलब डी ब्लॉक की धातुओं के मेन गुण क्या हो गए? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इनका परमाणु आकार लगभग क्या रहता है? समान रहता है। रंगीन आयन बनाते हैं या रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है, सारी डी ब्लॉक के गुण हैं। इनके अलावा मिल जाए ना, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट का गुण नहीं है। तो यहाँ कौन सा नहीं है? चौथा ऑप्शन, ये तनु अम्ल से H2 गैस का विस्थापन करना, ये इनका गुण नहीं होता। इसके बाद देखो अगला, रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड। अब याद रख लो एक पॉइंट, ये जितने भी रेडियो एक्टिव है ना, इन सभी रेडियो एक्टिव में लेंथेनॉइड जो होते हैं ना, लेंथेनॉइड तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं है, एक को छोड़कर। और एक कौन सा है? वो पीएम। कौन सा है? प्रोमीथियम। पीएम है ना, लेंथेनॉइड में केवल एक पीएम यानी प्रोमीथियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी इनके अलावा कोई रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है लेंथेनॉइडों में। तो लेंथेनॉइडों में रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड कौन सा होगा? पीएम, प्रोमीथियम। ये है रेडियो एक्टिव है, ये ध्यान रखना है और याद कर लो इसको। कई बार छोटा प्रश्न बन के आता है, ऐसा लेंथेनॉइड जिनमें रेडियो एक्टिव गुण पाया जाता है। लगातार विकिरण निकालने का गुण किस में होता है? पीएम यानी प्रोमीथियम में ये गुण पाया जाता है। आप इसको ढंग से याद कर लें। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि शुष्क बैटरी सेलों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो शुष्क बैटरी बनाई ना आपने, या कहते हैं शुष्क सेल का निर्माण किया, तब आपने क्या किया था? इस तरह से, है ना, सेल का निर्माण किया। तो आपने कहा यूं जिंक का पात्र है ना, ये जिंक का पात्र, इसके बीच में हमने इस तरह से एक ग्रेफाइट की छड़ लगा दी थी, यूं ग्रेफाइट की छड़ थी। और इस छड़ के चारों तरफ क्या हमने क्या भर दिया था? MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण भर दिया था, यहाँ इनके चारों तरफ इस तरह से। और यहाँ जो है ना, यहाँ पर क्या भर दिया था? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का गाढ़ा पेस्ट, NH4Cl प्लस ZnCl2 का गाढ़ा पेस्ट भरते हैं शुष्क सेल में। ये ग्रेफाइट की छड़ है। ये क्या है? ग्रेफाइट की छड़ है। ये ग्रेफाइट की छड़ है जो कैथोड के रूप में काम करती है, और जिंक वाला पात्र ये एनोड के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर शुष्क सेल में किसका यूज करते हैं? MnO2 का यूज करते हैं। यहाँ इन ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? MnO2। तो MnO2 का यूज करते किसमें? शुष्क सेल में मैंगनीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। या अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो इसको आप देख के आराम से बता सकते हो कि शुष्क बैटरी या शुष्क सेल में इनमें से किसका यूज करते हैं? MnO2 का उपयोग किया जाता है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? जिरकोनियम Zr व हाफनियम HF की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। अब यहाँ याद रखना है, ये क्या? लेंथेनॉइड संकुचन का एप्लीकेशन है ये। और एप्लीकेशन में क्या है? जिरकोनियम, और जिरकोनियम के बाद सीधा क्या आता है नीचे? हाफनियम। हिसाब तो ये बनता है कि नीचे आने के बाद धीरे धीरे आणविक परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन मान बढ़ता नहीं है, लगभग क्या रहता है? समान रहता है। क्योंकि बीच में क्या है? 14 लेंथेनॉइड आ जाते हैं। इसलिए लेंथेनॉइड में क्या? लेंथेनॉइड संकुचन होता है, इसलिए जितना आकार बढ़ता है ना उतना वापस घट जाता है। इसलिए हाफनियम और जिरकोनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग क्या रहती है? समान रहती है। कारण क्या इसका? लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। किससे क्या है? लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनका
आकार लगभग क्या रहता है, समान रहता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लेंथ एनोइड संकुचन से। और याद कर लो ये जिरकोनियम व हाफनियम का परमाणु त्रिज्या का मान लगभग यानी इनका आकार लगभग समान रहता है। कारण क्या है, लेंथ एनोइड संकुचन के कारण है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो अपना अगला, तनु एवं कम क्षारीय केमेनोफोर का विलयन कहलाता है। अब देखो तनु और कम क्षारीय क्षारीय केमेनोफोर का विलयन, इसको बोलते हैं बेयर अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, इसको बेयर अभिकर्मक बोलते हैं। क्षारीय केमेनोफोर का सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक पढ़ते हो आप, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेयर अभिकर्मक। ये क्या है, यह बेयर अभिकर्मक कहलाता है। क्या ये, यह बेयर अभिकर्मक है, ध्यान रखना है। क्या है, बेयर अभिकर्मक कहलाएगा। तो ये बेयर अभिकर्मक कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तनु क्षारीय केमेनोफोर का विलयन बेयर अभिकर्मक कहलाता है। फिर देखो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब देखो उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जो कंडीशन आने पर अम्ल के रूप में भी काम कर सकते हैं और क्षार के रूप में, दोनों के रूप में काम कर सकते हो, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और देखो अधातु ऑक्साइड जो होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं, CO2, NO2, SO2, SO3, है ना। इस तरह से अधातु वाले ऑक्साइड वो क्या है, अम्लीय होते हैं। धातु वाले ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जैसे Na2O, CaO, MgO। धातु वाले ऑक्साइड क्षारीय कहलाएंगे। लेकिन कुछ दो तीन एक्सवर्ड याद रखने हैं। दो तीन ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्लीय भी और क्षारीय दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखने वाले, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी में ये तीन एग्जांपल याद रखने हैं आपको। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिना वाला, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ZnO, जिंक ऑक्साइड भी है, Cr2O3 ये भी है। ये तीनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा डी। उपरोक्त सभी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। याद कर लो, ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर प्रश्न में, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताइए या उनकी सूत्र लिखिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताइए, तो आप क्या लिखना है, Al2O3 और एक लिखना है ZnO और एक Cr2O3। ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। और याद करना चाहे तो PbO भी याद कर सकते हो, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर आता है। ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या है, अमलगम का एक आवश्यक अवयव है। याद रखो, धातु अमलगम आ जाए ना, आप क्या लिखते हो, सोडियम अमलगम, क्या लिखोगे, Na+Hg, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। कह दिया आपसे मैग्नीशियम अमलगम, तो ये लिखोगे MgHg, ये मैग्नीशियम अमलगम है। एल्यूमिनियम अमलगम, ये लिखोगे आप AlHg, एल्यूमिनियम अमलगम। कॉपर अमलगम CuHg। इस तरह से, मतलब अमलगम का मतलब मरकरी, यानी मरकरी जिसके अंदर धातु के साथ मिश्र धातु के रूप में रहे उसको बोलते हैं अमलगम। तो मरकरी के साथ मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। इसका मतलब अमलगम में मरकरी रहेगी रहेगी। तो अमलगम का आवश्यक एलिमेंट कौन सा है इसमें, मरकरी है। कौन सा है, मरकरी होता है अमलगम के अंदर, मरकरी को काम में लिया जाता है। Hg ये अमलगम के रूप में काम करता है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किससे क्रिया करके रंगहीन हो जाता है। अब देखो ये प्रश्न जो है ना, ये आपके टाइट्रेशन के अंदर भी आता है। जब आप है ना एसिड बेस वाले रेडिकल करते हो और अम्ल और क्षार, ये कहते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली टाइट्रेशन करते हो, अनुमापन करते हो, तो आप 12th के अंदर करोगे प्रैक्टिकल में। तो हम क्या करते हैं, ब्यूरेट में KMnO4 का भरते हैं सॉल्यूशन, और आप कॉनिकल फ्लास्क में क्या लोगे, फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन। फिर KMnO4 वाला सॉल्यूशन डालोगे आप बूंद बूंद करके। अब KMnO4 क्या है, गहरे पर्पल कलर का लाल से रंग का होता है। बूंद बूंद डालते जाओ, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बूंद गिरते ही वो बूंद क्या है, पूरा सॉल्यूशन का हल्का सा गुलाबी हो जाएगा। तो ज्यों ज्यों आप डालो KMnO4, उस KMnO4 को रंगीन करता जाएगा कौन, फेरस अमोनियम सल्फेट जब तक रहेगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो पूरा सॉल्यूशन का हल्का सा पिंक कलर आ जाएगा। आप बोलते हो लास्ट एंड पॉइंट आ गया, तो आप रीडिंग नोट करते हो। तो यहाँ पर कौन करता है उसको उदासीन या रंगीन कौन करता है इसको, मोर लवण। मोर लवण है ना, इसका एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसका नाम फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको आप यूं लिख सकते हो आप इस तरह से, फेरस अमोनियम सल्फेट, इस तरह से। ये मोर लवण है, ये आपके टाइट्रेशन में काम आएगा। फेरस अमोनियम सल्फेट इसका फॉर्मूला है FeSO4,
NH4 2SO4 6H2O, जिसको द्विविक लवण, ये क्या डबल साल्ट है, क्या है ये, द्विविक लवण का उदाहरण भी है। आपके द्विविक लवण भी आपके सिलेबस में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक वाली यौगिक में। तो द्विविक लवण भी है। फेरस अमोनियम सल्फेट इसको बोलते हैं मोर साल्ट, और मोर लवण जो क्या करता है, इस केमिनोफोर को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, इसको कलरलेस करने में काम आता है। फिर देखो अगला, K2Cr2O7 के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर Cr के ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। अब K2Cr2O7 में है ना, अगर Cr पे निकालोगे आप ऑक्सीकरण अवस्था, तो Cr पे निकालोगे K का प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2, Cr का निकालना है 2x, और O पे चार्ज क्या होता है माइनस का 2, तो माइनस से कितने हो गए 7 दूनी 14 बराबर कुल आवेश ऊपर 0। अब 2x का मान निकालो, क्या आएगा, 2 कट जाएंगे माइनस के 12, इधर आएंगे प्लस के 12, तो x बराबर क्या आ गया प्लस का 6, यानी एक क्रोमियम पर क्या है प्लस 6 ऑक्सीजन अवस्था है। और जब SO2 गैस पास करोगे ना, क्या करेगा, प्लस 6 से क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 6 से प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस 6 से क्या प्लस 3 ऑक्सीजन अवस्था में क्या है बदलने जाता है SO2 गैस प्रवाहित करने पर K2Cr2O7 में। इसके बाद देखो अगला, निम्न में से किस तत्व की तृतीय आयनिक एंथैल्पी का मान सर्वाधिक, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने ना, उसके लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसमें पड़ेगी, उसको बोलते हैं तृतीय आयनिक विभव का मान सबसे अधिक किसका है। अब देखो मैंगनीज है, और मैंगनीज में आप यूं लिखते हो परमाणु क्रमांक 25, तो यूं लिखोगे आर्गन, लास्ट में क्या लिखोगे 3D5 4s2, ये मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर लिखो क्रोमियम 24, इसका यूं लिखते हो आप आर्गन, फिर 3D5 और 4s1 यूं लिखते हो। फिर Fe, इसका 26, यूं लिखोगे आर्गन 3D6 4s2, ये Fe का। फिर वेनेडियम शक्ति वक्र मतलब 23, और इसका लिखोगे ऐसे आर्गन 3D4s2 20 और 3 23, इस तरह से क्या लिखा है तृतीय आयनिक विभव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब तीसरा निकालना है। अब 2 कैसे निकल गए, देखो 2 निकालोगे ना, अब देखो 2 इसके निकल गए, एक इसका, एक यहां से निकल गया, 4 बच गए यहां। अब यहां 2 निकाल दिए, 2 निकाल दिए, अब तीसरा निकालें, और तीसरा किसके लिए ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्थायी विन्यास जिसमें रह जाए उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3D5 रह गया, और ये अर्धपूरित अवस्था है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे अधिक इसमें। यहां देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 का मतलब 3D4, न तो आधा भरा है ना ये पूरा भरा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, ऊर्जा का मान कम चाहिएगा। यहाँ देखो 3D6 है, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 3D5 रहेगा, तो आराम से निकाल दे, जल्दी निकालेगा स्थायी होने के लिए, इसके लिए ऊर्जा की हमें कम आवश्यकता पड़ेगी। 3D3 है, इसमें न तो कोई आधा भरा न पूरा भरा, इसमें से आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ से आराम से निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, किस में नहीं निकल रहा 3D5 में। तो मैंगनीज में जो है ना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तृतीय आयनिक विभव का मान किसका ज्यादा होता है, मैंगनीज का। किसका ज्यादा, इसमें मैंगनीज का ज्यादा रहेगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला पहला ऑप्शन सही है, मैंगनीज वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, पॉलीथीन के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किसका यूज करते हैं, जब एथीन को पॉलीथीन में चेंज करते हैं ना, एथीन को, एथीन है और इसका करवाएं बहुलीकरण एथीन, और इसके बहुलीकरण से क्या बन जाए, इस तरह से पॉलीथीन का निर्माण हो जाए, इस तरह से पॉलीथीन बनाते हैं, ये पॉलीथीन बन गई एथीन, और बहुत अधिक संख्या में जुड़ गया पॉली, पॉली प्लस एथीन पॉलीथीन, और ये एथीन। और यहां पर क्या काम में लेते हैं, यहां पर काम में लेते हैं जिंगलर नाटा उत्प्रेरक, क्या लेते हैं काम में, जिंगलर नाटा उत्प्रेरक काम में लेते हैं। और ये होता क्या है, अब याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं जिंगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, तब बताना पड़ेगा ये है, या इसके लिए किसका यूज करते हैं, जिंगलर नाटा उत्प्रेरक, और कौन सा है, ये वाला। ये क्या है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, इसको बोलते हैं जिंगलर नाटा उत्प्रेरक, इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं किसमें,
संपर्क कक्ष विधि में, H2SO4 के निर्माण में। किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो ना तो संपर्क कक्ष विधि काम में लेते हैं, उसके अंदर V2O5 को काम में लेते हैं। निकल, वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में चेंज करने के लिए निकल से हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, निकल धातु का यूज करते हैं। PDCl2 ये वाकर उत्प्रेरक है, वाकर प्रक्रम में काम में लेते हैं, जहां पर क्या है एसिटिलीन को या कहते हैं एथाइन को एल्कोहल में चेंज करने में काम में लेते हैं, एल्कोहल बनाने में। PDCl2 वाकर प्रोसेस या वाकर प्रक्रम बोलते हैं, ये वाकर प्रक्रम में PDCl2 काम में आता है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? पॉलीथीन के निर्माण में क्या है? जिंगलर नाटा उत्प्रेरक काम में लेंगे, और कौन सा है वो? ये वाला 30 सेकेंड, बी वाला हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही, तो बी है। तो याद रख लो, जिंगलर नाटा उत्प्रेरक का फॉर्मूला ये लिख दो, तो आपकी मर्जी है, ये लिख दो चाहिए ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, मेथिल लिखा वहां, एथिल लिख दो चाहिए, आपकी मर्जी है, और TiCl4 इसका यूज करते हैं पॉलीथीन के निर्माण में। और जिंगलर नाटा उत्प्रेरक का फॉर्मूला भी आपको याद रखना, ये इसको बोलते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं। जैसे दो नाम है ना, नाम में जिंगलर और नाटा, वैसे फॉर्मूले के अंदर भी दो है, फॉर्मूले में देखो दो ये फॉर्मूले, एक ये और एक ये। तो जिंगलर नाटा उत्प्रेरक को काम में लेते हैं इसके बहुलीकरण में। इसके बाद देखो अगला, फोटोग्राफी उद्योग में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में याद कर लो किसका? सिल्वर ब्रोमाइड, ये तो याद करने वाला ही है, इसका यूज करते हैं फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड का काम में लिया जाता है। ये देखो सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक, ये लूनर कास्टिक है, जिसको बोलते हैं अमिट स्याही। तो इलेक्शन वगैरह में, चुनाव में है ना, अंगुली पे लगाते हैं ना, वो यही है, अमिट स्याही के रूप में काम में लेते हैं इसको। और हमारा यहाँ पर फोटोग्राफी में किसको काम में लेते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करते हैं। डायरेक्ट पर्सन बनता है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो AgBr, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? एथाइन के ऑक्सीकरण से एथेनॉल बनाने में वाकर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक को काम मिला? अब देखो प्रश्न आ गया रही, वाकर प्रोसेस में किसका यूज करते हैं? PDCl2, किसका? पैलेडियम क्लोराइड को काम में लेते हैं, PDCl2 किसमें? एथाइन यानी एसिटिलीन, और इस एसिटिलीन को किस में चेंज करें? एथेनॉल, एल्कोहल में चेंज करें। इसके लिए विधि काम में लेते हैं उसको, तो वाकर प्रोसेस, और यहाँ पर PDCl2 काम में लिया जाता है। वाकर प्रोसेस में PDCl2 का उपयोग किया जाता है, PDCl2 आपको याद रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? यूके सिक्के सिल्वर मिश्र धातु किन धातुओं से बने होते हैं? याद रखना, ये यूके है ना, सिक्के है ना, सिल्वर धातु या जिसको बोलते हैं सिल्वर या मिश्र धातु, किसका? कॉपर और निकल का यूज करते हैं, याद कर लो इसको, किसका? कॉपर और निकल का यूज करते हैं, यूके सिल्वर मिश्र धातु के रूप में काम में लेते हैं, कॉपर और निकल। अगला देखो, TiO का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? TiO इसका यूज करते हैं वर्णक उद्योग में, किसमें? वर्णक उद्योग में इसका यूज किया जाता है, आपको याद रखना। कुछ इफेक्ट है ये, याद करने वाली चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला, ये दे रखा है VH 0.56 तथा TiH 1.7 यौगिक कौन से यौगिक कहलाते हैं? अब देखो आपस में मिलाए इनको, देखो ये कंपाउंड बना हाइड्रोजन के जुड़ने से, यहाँ क्या टाइटेनियम के साथ में H जुड़ा हुआ है, और H का अनुपात है ना यहाँ, इसकी तुलना ये 1 है तो ये 0.5 है, ये अगर 1 है तो 1.7 अनुपात में जुड़ा हुआ है। और जब छोटे परमाणु है ना धातुओं के बीच में घुस जाए, घुसकर क्या बनाते हैं? अंतराकाशी यौगिक, क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो क्या बोलते हैं इनको? अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। तो क्या बनते हैं ये? अंतराकाशी यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यानी अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। इस प्रकार के यौगिकों को आपको याद रखना है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? मिश्र धातु की रचनाएं उन परमाणुओं द्वारा होती है जिनकी धात्विक त्रिज्या में खालिस्तान का अंतर होता है। अब यहाँ एक पॉइंट याद कर लो कि डी ब्लॉक की धातुएं, जितने भी मिश्र धातुएं है ना, अधिकतर 90% क्या है? डी ब्लॉक की धातुएं मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती है। अब मिश्र धातु होती है, क्या एलोज क्या होती है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का एक मिश्रण। अब एक धातु दूसरे मिला रहे हो, मिलेगी कब अच्छी तरह से? जब वो बराबर आकार की हो। अगर एक धातु का एक परमाणु हटे वहां से, दूसरी धातु का परमाणु वहां जाके फिट हो। और फिट कब होगा? जैसे यूं कह दे
एक धातु है, इसके परमाणु यूं हैं इस तरह से, दूसरी धातु इसके परमाणु जैसे यूं कर दे इतने बड़े हैं। अब क्या इसकी जगह ये आ सकता है क्या? ये नहीं आ सकता। अब इसकी जगह ये कब आएगा? जब इसका आकार भी क्या हो, इसके आकार के बिल्कुल क्या हो, समान। इनके आकार के लगभग क्या आ जाए, समान हो, आकार इनका लगभग समान हो, तो इसकी जगह ये घुस सकता है और आपस में एक दूसरे के साथ के आराम से मिक्स हो जाएगी। इसलिए डी ब्लॉक की धातु मिश्र धातु बनाती है, क्योंकि अगर ये आ जाए तो क्या लिखोगे, डी ब्लॉक धातुओं का आकार लगभग समान होता है, इसलिए आसानी से एक दूसरे के अंदर मिल जाती है, मिश्रित हो जाती है। इसलिए डी ब्लॉक की धातुएं क्या है, मिश्र धातु का निर्माण करती है, आकार बराबर होने के कारण। अब क्या लिखा, त्रिज्या का अंतर कितना हो, तो अंतर मतलब इनके बीच अंतर जो है ना वो क्या हो, कम से कम होना चाहिए अंतर, और कम से कम कितना है, 25%। कितना है, 25%। तो इनमें धात्विक त्रिज्याओं का अंतर कितना हो, 15%, यानी कम से कम अंतर रहे तब आराम से एक दूसरे के अंदर क्या है, मिल सकती है, मिश्र धातुओं का निर्माण करेगी। इसके बाद देखो सबसे सुपरिचित मिश्र धातु, अब देखो नहीं है, ये होनी चाहिए। अब ये मिश्र धातु मिश्र धातु मिश्र धातु क्या है, फेरस, ये नहीं, Fe+2 है, ये आयन है। इसके बाद देखो अगला, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्लस धात किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है इन सब में, और इन सब में कौन करता है, पीछे लिख के आयो बार बार, मैंगनीज। 3D सीरीज में मैंगनीज सबसे अधिक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक दर्शाता है, +1 से लेकर +7 तक, इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, मैंगनीज है। इसके लिए क्या है, सबसे अधिक +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था मैंगनीज दर्शाता है, तो कौन दर्शाएगा, मैंगनीज के द्वारा सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक दर्शाई जाती है, ध्यान रखनी है। फिर देखो अगला, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब देख लो Fe+2 में, अब लिख लो Fe 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें आर्गन, उसके बाद 3D, उसके बाद 4s, 2 और यहाँ 6, 18 और 2 20 और 26, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब क्या लिखा है, Fe+2 है, और Fe+2 होते ही ये तो रहेगा सेम, 3D और 4s, +2 होती है, S वाले 2 निकाल दिए, D में कितने रह गए, 6 रह गए। अब D में 6 है, अब 6 भर के चेक कर लो कितने सिंगल रहते हैं, इस तरह से। अच्छा कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या पूछा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल सिंगल, मतलब अनपेयर्ड, जोड़े नहीं हो, बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिंगल हैं, इसके पास 4 तो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये एक जोड़ा क्या है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। कितने अयुग्मित हैं, 4 हैं, कितने होते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित Fe+2 में। अब देखो यहाँ पर इसने ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ 2 3 3 कर दिए, तो एक इसमें 4 है, तो इसको मैं 4 कर देता हूँ। कितने हो गए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में Fe की ऑक्सीजन अवस्था शून्य होती है। याद कर लो, पीछे बताया था मैंने, धातु कार्बोनिल यौगिक, जिन धातुओं के साथ कार्बोनिल, केवल कार्बोनिल समूह, केवल CO समूह जुड़ा रहे, क्योंकि CO उदासीन होता है, कितने जोड़ दो, F यानी धातु पे चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब निकाल के देख लो, FeSO4, यहाँ Fe+2, SO4-2, यहाँ Fe+2 है, 0 नहीं है। FeCO5, यहाँ पर Fe क्या है, 0 है। मैंने कहा ना, धातु कार्बोनिल में धातु क्या हमेशा शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। यहां देख लो K4FeCN6, इसका देख लो निकाल के, के +1 होता है, प्लस के 4, Fe का निकालना X, Cn पे चार्ज माइनस का 1 होता है, कितने 6, माइनस के 6, ऊपर चार्ज 0, X बराबर करोगे तो माइनस के प्लस हो जाएगा, इधर आएंगे तो ये माइनस वाले प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो इधर कटेंगे तो -2, इधर आएंगे तो +2 बचेंगे, तो यहाँ Fe पर चार्ज किया, यहाँ पर भी +2 है। और यहाँ देखो Cl पे -1 होता है ना, 3 Cl माइनस के 3, तो Fe पर क्या है, प्लस का 3, तो यहाँ Fe+3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, 0 किस में है, सेकेंड ऑप्शन में। FeCO5 में क्या है, धातु पर ऑक्सीजन अवस्था का मान क्या है, 0, यानी शून्य ऑक्सीजन अवस्था में पाया जाता है।
इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय गुण अधिकतम होता है। अब देख लो, चुंबकीय गुण निकालना है, और चुंबकीय गुण निकालने के लिए आपको क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, फॉर्मूला बताया था मैंने, रूट एन एन प्लस टू, इस फॉर्मूले से निकालना है। एन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसके लिए एन का मान ज्यादा होना अधिक, उसका चुंबकीय गुण का मान भी क्या आएगा, ज्यादा, एन का मान ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना है। अब देखो वेनेडियम 23, तो 3d और 4s। अब वेनेडियम का 3d2, ये 4s2 और 3d 3 होता है यूं सामान्य ऑक्सीजन अवस्था। तो अब प्लस तीन तीन निकाल दे, 2s के निकलेगा, यहाँ से निकल गया, यहाँ डी में 2 बचे, ये V+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम है 24, इसमें 3d4s। अब क्रोमियम का क्या होता है, 4s1 3d5। अब 3 निकाल दो, एक s का, 2 d के, 3 निकाल दें कितने आ गए, यहाँ 3 आ गए, तो यहाँ 0। फिर देखो Fe+3, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, 26 में यहाँ पर क्या आएगा, 3d6 और 4s2 आएगा। अब 3 निकाल दें, s के 2, एक इसके, d में कितने रह गए, 5। और कोबाल्ट 27, अब कोबाल्ट +3 है, तो इससे Fe से एक ज्यादा है, कोबाल्ट एक ज्यादा है, तो 4s2 3d क्या आएंगे, 7, 7 में से 2 ये निकल गए, 3d क्या रह गए, 6 रह गए, 4s0। अब d में 2 है, कितने सिंगल होंगे, 2, 3 है तो सिंगल 3 ही होंगे, 5 है तो 5 सिंगल होंगे। अब यहाँ 6 है ना, तो 6 में देखो भरोगे ना, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक डबल हो गया 6। अब कितने सिंगल है इसमें, 4 ही है। तो सबसे अधिक चुंबकीय गुण किसका होगा, 5 वाले का सबसे अधिक, उससे कम 4 वाले का, उससे कम 3 वाले का, उससे कम 2 वाले का। तो आपसे क्या पूछता है, सबसे अधिक किसका होगा, Fe+3 का। तो सबसे अधिक किसका है, Fe+3 का होता है। यहाँ पर चुंबकीय गुण का मान आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, पूरा मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लो, n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, n का मान ज्यादा तो चुंबकीय गुण का मान भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगले में क्या है, लेंथेनॉइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीजन अवस्था। देखो ये प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पूछ सकते हैं, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड में सामान्य ऑक्सीजन अवस्था होती है, चाहे लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, ये एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शब्द दर्शाते हैं। सभी के द्वारा दर्शाने वाली ऑक्सीजन अवस्था कौन सी होती है, +3। याद रखना, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड में सामान्य ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है, +3 होती है। तो इनका सामान्य ऑक्सीजन अवस्था का मान क्या होता है, +3 होता है। लेंथेनॉइड में +3 सामान्य ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है, ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अगला, लेंथेनॉइड संकुचन किस में वर्गीकरण होता है। देखो संकुचन मतलब आकार में कमी होना, आकार कम करने का कारण क्या है, बीच में नाभिक, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक निश्चित आकार है, और आकार को प्रभावित करने वाले मेन 2 कारक हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। नाभिक आवेश बढ़ेगा तो अंदर ज्यादा खींचेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा, आकार क्या सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। और एक होता है परिरक्षण, बाहर धक्का मारना, अगर परिरक्षण का मान बढ़ेगा तो आकार बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लेंथेनॉइड में क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है, क्योंकि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, एफ उपकोष में बढ़ता है, जो अंदर की तरफ होता है, नाभिक से अधिक आकर्षित होता है, जिससे आकार क्या सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इसलिए लेंथेनॉइडों में लेंथेनॉइड संकोचन का मुख्य कारण क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होता है, जिससे आकार क्या सिकुड़ करे छोटा हो जाता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा, तो लेंथेनॉइड संकोचन क्या है, ज्यादा होता है। तो लेंथेनॉइड संकोचन का मेन कारण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, लेंथेनॉइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, ध्यान रखना है। लेंथेनॉइडों में +4 ऑक्सीजन अवस्था में याद रखना कौन, सीरियम। याद रख लो, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। लेंथेनॉइडों में +4 ऑक्सीजन अवस्था, अभी मैंने कहा था लेंथेनॉइडों में सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3 होती है। एक कुछ तत्व जो है वो स्थायित्व के कारण क्या +4 भी दर्शाते हैं और +2 भी दर्शाते हैं, +3 के अलावा। और उन +4 कौन दर्शाता है, सीरियम। कौन दर्शाता है, सीरियम के द्वारा +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाई जाती है, याद रखनी है आपको। फिर देखो अगला प्रश्न,
निम्न में से प्रतिचुंबकीय कौन है? अब देख लो, जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हों, कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं हो, सभी इलेक्ट्रॉन डबल डबल, वो प्रतिचुंबकीय होता है। अब देखो जिंक दिख रहा है, जिंक। और जेडन में क्या होता है? 3d10 और 4s2 होता है, +2 तो s के 2 निकल गए, 0। डी में क्या है? फुल भरा हुआ है। तो जिनमें d10 विन्यास हो या d0 विन्यास हो, वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं होता, इसलिए डायामैग्नेटिक नेचर है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति की होती है। यहाँ Zn+2 में क्या है? डी में 10 भरे हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। बाकी सब में निकाल लेना, डी में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल आएगा, करके देख लेना चाहिए इन बाकी इन तीनों को। इसलिए सारे जो बाकी है ना, ये सारे अनुचुंबकीय हैं। Zn+2 क्या एक प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रथम आयनीय विभव का मान अधिकतम? अभी किया था हमने, किसका होता है? मैंगनीज का, याद कर लो ये किसका होता है? मैंगनीज का प्रथम आयनीय विभव का मान क्या है? अधिकतम, क्योंकि 3d5 4s2 होता है। तो डी में 5 भरे हैं, एस में भी 2 भरे हैं, दोनों स्थायी अवस्था है, इसलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसका प्रथम आयनीय विभव का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। किसका? मैंगनीज का, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो 78, इस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। किसमें? सभी इलेक्ट्रॉन डबल डबल हैं। किस में होंगे? देखो देखो इसमें क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, कॉपर का 29, इसका भी 29, निकल का 28। इनमें देखो इलेक्ट्रॉन डबल डबल होंगे ही नहीं, इनमें तो कोई ना कोई सिंगल आएगा। अब ये दो बचे हैं, कॉपर वाला, कॉपर का क्या होता है? 3d10 और 4s1 होता है कॉपर का, इस तरह से 29 में। अब कॉपर +1 कर देना तो एक निकलेगा ये, तो डी में 10 रह जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है? डी में 10 है, 3d10 आएगा। और +2 करते ही एक और निकाल दें तो डी से एक और निकलेगा, 3d9 हो जाएगा। अब देखो इसमें तो सारे डबल डबल है, सभी युग्मित है, डबल डबल है, कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है। और इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो क्या डबल डबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगल है। तो इसके पास एक क्या है? अयुग्मित है। और आपसे क्या पूछा है? किसमें सब समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित है? किसमें? 3d10 वाले में। और कौन सा है वो? कॉपर +1। इसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? डबल डबल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लो आप, तो Cu+1 का। ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित गुण सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्वों में नहीं पाया जाता, कौन सा? मिश्र धातु बनाते हैं, सही है। रंगीन आयनी बनाते हैं, सही है। अंतराकाश यौगिक बनाते हैं, ये पीछे आया था। तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व है, ध्यान रखना है। तो इन तत्वों के आपको गुण तो याद कर लेने हैं, पूछ सकता है एग्जाम में, डी ब्लॉक तत्वों के कोई 2 गुण लिखिए, इस तरह से। तो उनके नाम तो आपको सबको आने चाहिए, कौन कौन से गुण डी ब्लॉक के एलिमेंट दर्शाते हैं। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, प्लेडियम पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो इस तरह से लिखते हो ना आप, जिंक के, फिर नीचे देखो कैडमियम, ऐसे मरकरी। और प्लेडियम जो है ना, ये प्लेडियम क्या है? इससे जस्ट पहले देखो इस तरह से लिखोगे ना, यूं शक ती वक कर में, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ये 3D श्रेणी है। इस पर फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है यू वाई बी, इट्रियम वाई बी है ना, इस तरह से। ये 39, क्योंकि 30 तक ये हो गए, 6 आ गए, पी ब्लॉक 36, 37 38 के किस में आ गए? एस ब्लॉक में, फिर 39 आ गया, ये 39। ठीक है ना। फिर यहां से 40 से इस तरह से वाई, यारी जोर से निभेगी मौत तक, रुकावट राहों में पड़े, आग में कूद, ये प्लेडियम यहां आ गया, पीडी। और प्लेडियम में क्या देखो, अगर देखेंगे ना, इसका क्या है लास्ट वाले का? यूं था 5d10 और 4s2, यूं है। इसका करेंगे 4s1, और इसका करेंगे तो अब हिसाब से 9 और 1 होना चाहिए, लेकिन
याद रखना पैलेडियम डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इसमें 4D और 5D में थोड़ी सी असमानताएं होती है। पैलेडियम इलेक्ट्रॉन सारे भर जाते हैं, इसलिए 3D10 ये 5D10 और 4s0 होगा, तो 5D10 ये 4D10 और 5s0 हो जाएगा। ये इस तरह से ये 3D और ये 4D 5s ये 4s 5s इस तरह से ये 3D श्रेणी यहाँ 4D इलेक्ट्रॉन 4D में भर जाएंगे 4D 5s, तो इसका 0 और यहाँ 10 हो जाएंगे। 4D10 5s 0 है किसका, पैलेडियम का, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद कर लो इन सबके। इसके बाद देखो रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड, एकमात्र ऐसा लेंथेनॉइड जो रेडियो एक्टिव, कौन सा है, पीएम यानी प्रोमेथियम, कौन सा है, प्रोमेथियम होता है, ध्यान रखना आपको, ये तो मैंने बता दिया पीछे भी, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, अगला में क्या है, परायूरेनिक तत्व है, उन्हें कहा जाता है जिनका परमाणु क्रमांक, मैंने कहा था यूरेनियम के बाद वाले तत्व परायूरेनिक तत्व कहलाते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें नाभिकीय अभिक्रियाओं से बनाते हैं, इसलिए इनको संश्लेषित तत्व भी बोलते हैं या ट्रांस यूरेनिक तत्व भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, संश्लेषित तत्व है, ट्रांस यूरेनिक तत्व है या परा यूरेनिक तत्व है। कौन से होते हैं, यूरेनियम के बाद, यूरेनियम क्या है, परमाणु क्रमांक 92, 92 के बाद, इसका मतलब जेड का मान क्या आएगा, 92 से ज्यादा आएगा, जेड का मान ग्रेटर देन 92, 92 से अधिक, परमाणु क्रमांक का मान क्या है, 92 से अधिक, 92 यानी 93, 94, 95। अब देखो परमाणु क्रमांक 92 से अधिक कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, तो परमाणु क्रमांक 92 से अधिक वाले एलिमेंट कहलाएंगे परा यूरेनिक तत्व कहलाते हैं, ध्यान रखना है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, जिरकोनियम हाफनियम, याद कर लो ये कि परमाणु त्रिज्या लगभग समान है, कारण क्या होता है इनका, लेंथेनॉइड संकोचन के कारण जिरकोनियम व हाफनियम की परमाणुवीय त्रिज्या लगभग क्या रहती है, समान रहती है, या इनकी त्रिज्या लगभग क्या रहती है, सेम रहती है, इनका आकार लगभग क्या रहता है, समान रहता है, लेंथेनॉइड संकोचन के कारण। फिर देखो अगला, तनु क्षारीय केमिनोफोर क्या है, बेयर अभिक्रमक, पीछे भी आ गया ये, क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेयर अभिक्रमक बोलते हैं, क्षारीय केमिनोफोर को बेयर अभिक्रमक कहा जाता है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड सारे हैं ये, मैंने कहा था, अब याद कर लो, Al2O3 ZnO और Cr2O3 और एक PbO, ये क्या है, सभी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, सारे उभयधर्मी ऑक्साइड है, लास्ट वाला उपरोक्त सभी। इसके बाद देखो अगला, एक संक्रमण तत्व है +3 अवस्था में D4, तो संक्रमण तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, अब +3 में D4 है, इसका मतलब यूं है, कोई तत्व A इस +3 चार्ज है और यहाँ 3D क्या है 4 और 4s0 है, ये है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक निकालना है, परमाणु क्रमांक कब निकलेगा, जब ये 0 0 मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा यूं 3D 5 और 4s2 हो गए, 3 2 ये लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, और 3D 5 4s2 किसका होता है, 5 2 7, 18 में 7 जोड़ दे कितना होगा 25, यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना आएगा इसका 25, और 25 किसका होता है, मैंगनीज का, तो परमाणु क्रमांक क्या आएगा इसका 25 आ जाएगा, मैंगनीज का 25, तो परमाणु क्रमांक कितना होगा 25, याद रखना है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आते हैं तो आप आराम से इनके परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में से डी ब्लॉक तत्व कौन सा है, डी ब्लॉक, और देखो ये लेंथेनॉइड ये भी लेंथेनॉइड है ना, ये सीजियम एस ब्लॉक का है ना, ये लेंथेनॉइड, ये भी लेंथेनॉइड, मैंने अभी लेंथेनॉइड लिख के दिखाए थे आपको, मिलान लेना। प्लेटिनम आना ये डी ब्लॉक का है, इसका ये डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है, कौन, प्लेटिनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला, सिक्का धातु, मैंने कहा था सिक्का निर्माण में किस धातु का यूज करते हैं, सोना चांदी और तांबा, किसका, सोना चांदी और तांबे का यूज करते हैं, तो तांबा कॉपर, चांदी Ag, सोना Au, इनका यूज, तो कौन सा है, कॉपर Ag और Au, इनका यूज करते, किसमें करते हैं, सिक्का बनाने में इसका यूज करते, इसको मुद्रा धातु भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इनको मुद्रा धातु भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, किस समूह के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, कौन से हैं, डी ब्लॉक वाले, और अगर ये आ जाए तो अंत संक्रमण तत्व, देखो संक्रमण तत्व है ना, वो तो कहलाएंगे डी ब्लॉक,
बी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर ये आ जाए ना अंतः संक्रमण, संक्रमण के बीच से निकाले गए, और वो कौन से हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहलाएंगे एफ ब्लॉक वाले। किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक को बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो कौन से हैं यहाँ पर संक्रमण, कौन से हैं, डी ब्लॉक वाले कहलाएंगे, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक वाले कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, अमलगम। अभी बताया था किसका होता है अमलगम, मरकरी के साथ मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। तो मरकरी इसका मुख्य अवयव मरकरी रहेगा, जैसे Na+Hg, सोडियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम, सब के अंदर क्या है, धातु के साथ मरकरी मिलाएंगे तो अमलगम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किससे क्रिया करके रंगीन हो जाता है। देखो ये था मोर लवण के साथ, ये पीछे आया ना, इसको क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन करके वो रंगीन टाइट्रेशन वाला वही है, अनुमापन में इसका यूज किया जाता है। अगला देखो, संक्रमण धातुएं और उनके अधिकांश यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। देखो अधिकांश यौगिक होते हैं, प्रतिचुंबकीय नहीं, लो चुंबकीय भी होते हैं, अनुचुंबकीय भी होते हैं, प्रतिलो चुंबकीय होते हैं, अधिकांश होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं, अनुचुंबकीय। अधिकांश क्या होते हैं, अनुचुंबकीय। बाकी प्रतिचुंबकीय भी होते हैं, लो चुंबकीय भी होते हैं, प्रतिलो चुंबकीय भी होते हैं, लेकिन अधिकांश ज्यादातर क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो ज्यादातर क्या होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं संक्रमण धातु में। अगला देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या। तो हर श्रेणी में है ना कितने एलिमेंट है, डी में इलेक्ट्रॉन क्या 1 से लेकर 10 तक बढ़ते हैं, इसलिए D1 से D10 तक बढ़ेंगे। तो हर श्रेणी में क्या है, 10-10 तत्व है ऐसे, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, सब में 10-10 है। क्या पूछा आपसे, प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी है, 3D। 3D में कितने होते हैं, 10 तत्व है, कितने होते हैं, 10 तत्व है 3D श्रेणी में, 10 एलिमेंट है, ध्यान रखना ही। इसके बाद देखो अगला 94 तो 93 तक, तो यहां तक अपने ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनके कुछ ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपको याद करने हैं और इन क्वेश्चनों को ढंग से याद करना है। एग्जाम में इनमें से छोटे प्रश्न बन के भी आ सकते हैं 1-1 नंबर के, तो इनको ढंग से याद कर लो, इन्हीं में से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा और हो सकता है इन्हीं में से आपको छोटे वाला क्वेश्चन मिल जाए। तो इनको ढंग से याद करना है, एक बार इनको थोड़ा आराम से बैठ के और हर क्वेश्चन को थोड़ा याद करना, ढंग से इनके ऑप्शन देखने हैं, कैसे हुआ क्यों हुआ वो थोड़ा याद रखना है। सिर्फ उत्तर नहीं रटने आपको उत्तर रटने से आपके उत्तर सही नहीं होंगे, उत्तर के साथ उसका कारण याद करना है, तब आपके छोटे वाले प्रश्न भी साथ में याद हो जाएंगे। तो अपना डी ब्लॉक का यहाँ तक जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला पार्ट क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, आगे वाले पोर्शन हम इसमें करेंगे फिलिंग द ब्लैंक वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।